हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात किए थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। उसमें हम लोग क्या बात किए, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं आप लोगों को कि जब भी हम लोग किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाएंगे तो सबसे पहले उस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में उसके एक एटम के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग या इंटरमिक्सिंग दूसरे एटम के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ होगा। यानी मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं N2 का, तो उसमें एक नाइट्रोजन एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन एटम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरमिक्सिंग दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, जिसमें जो लोअर एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसको हम लोग कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हायर एनर्जी वाला होगा उसको हम लोग नाम दिए थे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये बात हम लोग किए थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। एक बात और आप लोगों को बताए थे विच वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में लोन पेयर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहां पे सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स वो पूरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दैट पार्टिसिपेट्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स which are called anti-bonding electrons present in anti-bonding molecular orbital, जो कि बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। यानी कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में तो कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ने में। तो आप खुद एक बार सोचिए कि मान लीजिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स x है, यानी कि x इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है बॉन्ड को बनाने के लिए, और टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स y है, यानी कि y इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड को तोड़ने का काम कर रहा है। तो नेट कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, यानी कि x इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, y टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ रहा है। तो यह बात तो पक्का है कि x का वैल्यू y से बड़ा होगा, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का वैल्यू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, तभी तो बॉन्ड बनेगा। कभी भी एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब बॉन्ड बनेगा ही नहीं तो बॉन्ड को तोड़ने वाला इलेक्ट्रॉन करेगा क्या। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा होता है। तो x इज द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, y इज द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बॉन्ड बना रहा है और ये बॉन्ड तोड़ रहा है, तो नेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नेट इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन वो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, क्योंकि x बॉन्ड बनाया y बॉन्ड तोड़ा, तो x माइनस वाई के इक्विवेलेंट नेट बॉन्ड बनेगा, और x माइनस वाई इज द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, नेट बॉन्ड फॉर्मेशन। सो द नेट नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड विल बी x माइनस वाई बाई 2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाता है। तो अगर x माइनस वाई इज द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हम लोग का नेट नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हो जाएगा, x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। नेट नंबर ऑफ बॉन्ड का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कि उस मॉलिक्यूल में उन दोनों एटम के बीच में कितना बॉन्ड है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी x माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी y होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। यहां पर कोई भी लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बॉन्ड को बनाने का काम कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बॉन्ड को तोड़ने का काम कर रहा है। तो नेट नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, जैसे एक ऐसे ही आप लोगों को इलस्ट्रेट करते हैं N2 वाले केस में। आप लोगों को पता है इन केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू नाइट्रोजन एटम्स। तो वो ट्रिपल बॉन्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों नाइट्रोजन एटम पर एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पर क्या है, टोटल नाइट्रोजन N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 14। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों मिलाकर के 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स में अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें होता है 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बॉन्ड को बनाने का काम करता है, और 4 होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो कि बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया
और 4 इलेक्ट्रॉन उसका बॉन्ड को तोड़ दिया, तो पूरा तो तोड़ नहीं पाएगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन इस 4 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट बॉन्ड तोड़ेगा। तो इधर था 10 इलेक्ट्रॉन, यहां पे है 4 इलेक्ट्रॉन, तो अभी भी नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बना पा रहा है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 10 माइनस 4, तो नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू 6, so the number of bond will be 6/2. Bonding electrons minus anti-bonding electrons divided by 2 is the net number of bond formed between the two atoms, or you can call it as bond order. तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे कि in molecular orbital theory bond order is equal to bonding electrons minus anti-bonding electrons divided by 2. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वो सारा इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वो सारा इलेक्ट्रॉन्स जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम से समझते हैं कि किस तरीके से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है और किस तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फिल करेंगे। पहले आप लोग को हम बता चुके हैं कि जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाएंगे तो पहले हम लोग सारा इलेक्ट्रॉन्स को निकाल कर रख लेंगे, सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग कर लेंगे दोनों एटम का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक बार जब पूरा बन जाएगा तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को उसमें फिल करना चालू करेंगे। इलेक्ट्रॉन फिल होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर एटम का नहीं है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन उस पूरे मॉलिक्यूल का है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक स्पीशीज का। होमोन्यूक्लियर का मतलब दोनों एटम सेम है, O2, N2, C2, F2, Cl2, ये सारा एग्जांपल्स है होमोन्यूक्लियर का। होमोन्यूक्लियर वाले केस में क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग लेकर के आते हैं दोनों एटम का, उसका एनर्जी सेम होता है, उसका स्टेबिलिटी सेम होता है, तो उसको हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हैं। लेकिन अगर हेट्रोन्यूक्लियर रहेगा तो वैसे केस में ये दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं रहेगा, बिकॉज इन दोनों का एनर्जी अलग अलग रहेगा, एक ऊपर एक नीचे रहेगा, जिसका बात हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में किए थे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं होमोन्यूक्लियर का। तो दो एटम आ रहा है, मान लो X2 का बात कर रहे हैं, तो X का एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे X का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल सेम होगा और वो दोनों इंटरमिक्स करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। ये 1s है, ये 1s है, तो ऑब्वियसली s ऑर्बिटल इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड। तो जो नीचे ऑर्बिटल बना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको हम लोग कहेंगे सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग वाले का नाम सिग्मा स्टार 1s, ये आप लोगों को पता होगा। इसके बाद अगला ऑर्बिटल जो किसी भी एटम में होता है 1s के बाद, वो होता है 2s अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो इधर 2s दोनों का आ गया और फिर इसमें इंटरमिक्सिंग हुआ। अगेन इफ इट इज s ऑर्बिटल इट इज इन्वॉल्व्ड ओनली इन सिग्मा बॉन्ड, तो यहां पर बॉन्डिंग बना सिग्मा 2s और यहां पर एंटी बॉन्डिंग बनेगा सिग्मा स्टार 2s। अब एक बात ध्यान रखना है कि यहां पर तो बोर्ड में मेरे पास वर्टिकली उतना जगह था नहीं, बट अदरवाइज जब आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे इसको, तो ये पूरा फिगर बॉटम ऑफ द पेज में आप लिख देंगे और ये पूरा फिगर इसके ऊपर रहेगा, सो दैट कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी दिखे कि सबसे कम एनर्जी पे है सिग्मा 1s, उससे ज्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा एनर्जी पे है सिग्मा स्टार 2s, उससे ज्यादा एनर्जी पे सिग्मा 2s, उससे ज्यादा एनर्जी पर सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, तो ये वाला फिगर आप बनाएंगे पेज के बॉटम पे और इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा और इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 2s का बाद। 2s के बाद आता है 2p। अब 2p में 3 ऑर्बिटल है, 2px, 2py, 2pz। तो ये हो गया एक एटम का तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो गया दूसरे एटम का वही 2p का तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेगा, 2px के साथ इंटरमिक्स करेगा, 2py के साथ करेगा और 2pz के साथ इंटरमिक्स करेगा और फॉर्म करेगा इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहां पर हम एक बात ऐसी अज्यूम कर लेते हैं कि द एक्सिस अलोंग विच द टू एटम्स आर अप्रोचिंग ईच अदर इज z एक्सिस। आप x या y भी अज्यूम कर सकते हैं, बट यहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि जिस एक्सिस के अलोंग वो दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, दैट एक्सिस इज z एक्सिस। तो अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस z एक्सिस है, इसका मतलब कि 2pz विल बी इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और अगर 2pz सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो क्वाइट ऑब्वियस 2px एंड 2py विच आर परपेंडिकुलर टू द 2pz ऑर्बिटल, 2px और 2py क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो वी आर अज्यूमिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस टू बी z एक्सिस, so 2pz will form sigma bond,
2px एंड 2py विल फॉर्म पाई बॉन्ड। किसी किताब में ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूलर एक्सिस एक्स एक्सिस को ले ले, तो वैसे केस में 2px बनाएगा सिग्मा बॉन्ड और 2pz और 2py बनाएगा पाई बॉन्ड। उसमें कंफ्यूज होने वाला कोई बात नहीं है, आप अपना मॉलिक्यूलर एक्सिस किसी को भी ले सकते हैं। इस फिगर में हम मॉलिक्यूलर एक्सिस लिए हैं z एक्सिस को, तो इसमें जो ये 2pz है कोई भी तीनों में एक, और ये दूसरा वाला 2pz, ये दोनों इंटरमिक्स करके बनाएगा सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। आपको दिख रहा होगा सिग्मा बॉन्ड का एनर्जी, यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला ऑर्बिटल का एनर्जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी पाई से कम है। ऑब्वियस सा बात है, पहला बॉन्ड जो बनता है तो हम लोग पहले ही सीखे हुए हैं कि फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स इज सिग्मा बॉन्ड, तो इसीलिए सिग्मा का एनर्जी कम होगा पाई से। और वैसे भी सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो इसीलिए उसका एनर्जी कम होगा। तो सिग्मा 2pz नीचे आ गया और उसी के अकॉर्डिंग ये सिग्मा स्टार 2pz ऊपर चला गया। जितना बॉन्डिंग नीचे जाएगा उतना ही एंटी बॉन्डिंग ऊपर जाएगा, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा। तो अगर बॉन्डिंग वाले केस में डिप इन एनर्जी, तो एंटी बॉन्डिंग वाले केस में उसी हाइट के साथ एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये 2pz हो गया। अब ध्यान ये देना है कि सिग्मा बॉन्ड का एनर्जी पाई से कम होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि 2px और 2py जो कि दोनों पाई बॉन्ड बनाने वाला है, तो वो दोनों पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ सेम होगा, बिकॉज में कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है कि पहले पाई कौन बनाएगा। 2px और 2py का एनर्जी सेम होगा, पाई बॉन्ड का एनर्जी सेम होगा, उसका स्ट्रेंथ सेम होगा, तो इसीलिए इन दोनों ऑर्बिटल में एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं, उसको हम एक साथ लिखे हैं, एंड सो दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का बात हम लोग किए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स उन सारे ऑर्बिटल्स को कहते हैं जिनका एनर्जी सेम होता है। तो इन दिस केस पाई 2px पाई 2py दे आर डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जितना नीचे ये पाई वाला गया है उतना ही ऊपर पाई स्टार जाएगा, और ये पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग वाला भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होगा, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इसके ऊपर रहेगा, यानी कि सिग्मा स्टार 2s के ऊपर एनर्जी रहेगा सिग्मा 2pz का, सिग्मा 2pz के ऊपर रहेगा इन दोनों का, फिर इन दोनों का, और लास्ट में इसका। हम लोग को 2p तक ही, यानी कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स तक ही हम लोग को पढ़ाई करना है, यानी कि टोटल एटॉमिक नंबर ऑफ दैट डाई एटॉमिक स्पीशीज विल बी लेस देन और इक्वल टू 20। ठीक है, हम लोग को 20 तक का ही पढ़ाई करना है। तो आप खुद सोचिएगा टोटल एटॉमिक नंबर जो है दोनों एटम का मिला के वो 20 है, तो किसी एक का 10 होगा बिकॉज होमोन्यूक्लियर है, और अगर किसी एक का 10 होगा एटॉमिक नंबर मैक्सिमम, तो वो 1s 2s और 2p में उतना इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएगा। तो हम लोग को पढ़ाई करना है सिर्फ 1s का इंटरमिक्सिंग, 2s का इंटरमिक्सिंग और 2p का इंटरमिक्सिंग, जिसमें कि 2p में कोई एक बनाएगा सिग्मा बॉन्ड और कोई दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी इन्वॉल्वड इन पाई बॉन्ड। अब जो यहां ऑर्बिटल डायग्राम बनाए हम लोग उसको प्रॉपरली एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरिया देते हैं, लिख देते हैं। तो वो ऑर्डर जो लिख करके आएगा वो हम यहां पर सीरीज वाइज लिखे हैं। सिग्मा 1s जिसका एनर्जी सबसे कम है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और उसके नीचे आ जाएगा सिग्मा 2pz। उसके बाद पाई 2px पाई 2py, बीच में इक्वल टू का साइन है क्योंकि इन दोनों का एनर्जी सेम है एंड दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। उसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर निकल के आया, देखिए यहां पे एक बात ध्यान देने वाला है, हम ब्रैकेट में लिखे हैं फॉर z ग्रेटर देन इक्वल टू 14, यानी कि ये जो ऊपर में हम लोग पूरा बनाए हैं प्रॉपर ऑर्डर, ये ऑर्डर जो लॉजिकल भी दिख रहा है, ये उस केस के लिए है, उस डाई एटॉमिक स्पीशीज के लिए है जिसमें कि दोनों एटम का एटॉमिक नंबर को जब आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसका वैल्यू या तो 14 होगा या 14 से ज्यादा होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 14 के लिए ये वाला केस एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल O2 में दोनों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर को आप ऐड करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 16। F2 में दोनों फ्लोरीन को ऐड करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 18 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपका दोनों एटम का एटॉमिक नंबर को ऐड करने पर इट इज लेस देन 14, तो फिर इस ऑर्डर में थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा एक्सेप्शन जैसा केस आता है। और वो चेंज कहां पर होता है पहले उस चीज को देख लो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेंज समझना कि चेंज कहां पर हो रहा है। ये 2pz यहां से उठकर यहां बीच में चला जाता है, आपको दिख रहा होगा यहां पर सिग्मा स्टार 2s है, उसके बाद सिग्मा 2pz नहीं आए हैं, सीधे पाई 2px पाई 2py आ गया, और ये सिग्मा 2pz यहां चला जाता है।
ठीक है, तो ये है z लेस देन 14 के लिए, जहां इस सिग्मा 2pz का एनर्जी थोड़ा बढ़ जाता है और वो पाई से ज्यादा हो जाता है। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्ट है कि पाई ऑर्बिटल का, जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका एनर्जी कम है एज कंपेयर टू सिग्मा, जिस चीज का एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं था, जो हम आप लोगों को बोल भी रहे थे लास्ट क्लास में ड्यूरिंग डिस्कशिंग लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि कभी ऐसा होता है किसी केस में कि सिग्मा बॉन्ड नहीं है और पाई बॉन्ड है उसके बीच में, तो ये ऐसे केस में होता है क्योंकि इस केस में क्या हुआ कि सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी पाई से ज्यादा हो गया, तो पहले बनेगा पाई बॉन्ड और बाद में बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर खत्म हो गया तो वैसे केस में पाई बॉन्ड तो बन गया लेकिन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं किया। अभी हम उसको चेक करेंगे उस केस को, अभी तुरंत हम लोग देखेंगे ये वाला एक्सेप्शन होता क्यों है। तो देखिए यहां पर हम लिख चुके हैं इसको, ड्यू टू 2s2p इंटरमिक्सिंग। पहला बात, इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा, अगर कहीं पर क्वेश्चन आता है कि z लेस देन 14 में ये सिग्मा 2pz का एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से ज्यादा क्यों हो जाता है, तो उसके पीछे कारण रहेगा ड्यू टू 2s2p इंटरमिक्सिंग। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो 2s ऑर्बिटल होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो 2pz होता है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। रिपल्शन ये 2s और ये 2p में भी होता है, यानी कि इस 2s में और ये पूरे 2p के बीच में रिपल्शन होता है, बिकॉज सेम शेल का है वो। लेकिन क्योंकि ये 2pz वाला जो केस है इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, ये सिग्मा ओवरलैपिंग करता है, तो इन दोनों में यानी कि इस पार्ट में और इस वाले पार्ट में रिपल्शन ज्यादा हो जाता, सॉरी, ये 2s वाले पार्ट में और ये 2pz वाले पार्ट में रिपल्शन ज्यादा हो जाता है। ये 2pz में रिपल्शन क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि 2s यानी कि s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है और वो न्यूक्लियस के नजदीक होता है, और क्योंकि यहां पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो इस केस में भी ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, तो ये न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा, तो वैसे केस में इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। और अगर हम बात करें इन दोनों के बीच का रिपल्शन, तो इसमें रिपल्शन कम होगा क्योंकि ये पाई बना रहा है, पाई में ओवरलैपिंग कम होता है, तो वैसे केस में इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा। इस दोनों के रिपल्शन को ज्यादा होने की वजह से इस 2s का एनर्जी थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये 2pz का एनर्जी उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो रिपेल करने की वजह से इन दोनों के एनर्जी में एक सेपरेशन आएगा। ठीक है, तो सेपरेशन आने का मतलब है इसका एनर्जी लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा और इसका एनर्जी राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, लेकिन इसका इतना लेफ्ट शिफ्ट नहीं करता है कि ये 1s को क्रॉस कर जाए, क्योंकि आप गौर से देखो यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, ये बिल्कुल अलग शेल है, तो इस शेल से कम हो जाए, यानी कि सेकंड शेल का एनर्जी फर्स्ट शेल से कम हो जाए, एस में प्रैक्टिकली इंपॉसिबल, उसमें बहुत बड़ा एनर्जी गैप है, तो इसीलिए शिफ्ट तो किया है, इसके बीच गैप कम हुआ है, लेकिन ये इसको क्रॉस नहीं किया है। बट इस केस में क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इसको क्रॉस कर जाता है और यहां पर पहुंच जाता है। तो अगर ये जो हम बताएं आप लोगों को ये क्लियर हुआ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कम से कम वो बात जरूर याद रखेंगे कि z लेस देन 14 में 2pz का एनर्जी ज्यादा क्यों हो जाता है, ड्यू टू 2s2p इंटरमिक्सिंग, और ये नया सीरीज एनर्जी का निकल कर के आया है फॉर z लेस देन 14। ठीक है, अब जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे, विल अप्लाई अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल का मतलब कि पहले कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और तभी हम लोग हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के तरफ जाएंगे। कम एनर्जी वाले को अधूरा छोड़कर यानी कि वेकेंट छोड़कर हायर एनर्जी वाले को फिल नहीं करेंगे। हुंड्स रूल को फॉलो करेंगे। हुंड्स रूल का मतलब इन सब केसेस में तो कोई पंगा नहीं है, लेकिन जब हम लोग इसका बात करेंगे, these two are degenerate orbitals and these two are degenerate orbitals, तो इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका होगा, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, अगला इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें और चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें। आपको याद होगा डीजेनरेट ऑर्बिटल जितना भी होता है उसमें हम लोग पेयरिंग तब तक नहीं करते हैं जब तक कि सारा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स सिंगली फिल्ड ना हो जाए, यानी कि जब तक सब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाए तब तक पेयरिंग शुरू नहीं करेंगे। तो इसलिए हुंड्स रूल का फॉलो करेंगे हम लोग उस केस में जहां पे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, और ऑब्वियसली तीसरा रूल जो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसको भी फॉलो करेंगे, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पिन के साथ है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पिन के साथ प्रेजेंट रहेगा। तो ये तीनों रूल को हम लोग फॉलो करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करने के लिए। ठीक है, अब जल्दी से बात करते हैं
वो दो लिमिटेशन का जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में था और किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में उस चीज का एक्सप्लेनेशन मिला हम लोग को। जैसे आप लोगों को हम बताए थे कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद किसी किसी केस में आपका स्पीशीज हो जाता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इस चीज को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि इवन होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड कैसे है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक्सप्लेन हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग हम बताए भी थे O2 वाला केस है जिसमें Z इज ग्रेटर देन 14, तो ऊपर वाला सीरीज काम करेगा और O2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है 16। तो अगर आप 16 इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो आप खुद देखिए कैसे भरिएगा। सिग्मा 1s2, यहां पर 2 लिखने का मतलब है कि एक ऑर्बिटल में ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो यहां पे 2 लिखने का मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग भर दिए। सिग्मा स्टार 1s2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरा जा चुका है। सिग्मा 2pz2 यानी कि कुल 10 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। 16 इलेक्ट्रॉन होता है O2 में, वी आर टॉकिंग अबाउट O2, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स होता है। आगे बढ़ते हैं। अब 10 हो गया है, लेकिन इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भरेंगे? पहले 1, फिर 1, फिर इसमें 2, फिर इसमें 2। क्योंकि हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है तो हम डायरेक्टली यहां पे 2-2 लिख देते हैं, क्योंकि उतना तो इलेक्ट्रॉन है ही हम लोग के पास। तो इलेक्ट्रॉन्स हो कितना गया? 14 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब बचा है 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ, और 2 इलेक्ट्रॉन जब आप इसमें भरेंगे देन यू विल अप्लाई हुंड्स रूल, और हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ये आखिरी का दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, वो पेयर्ड नहीं है, फॉलोइंग हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एंड दिस इज द रीजन व्हाई O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड दिस प्रॉपर्टी वाज नॉट एक्सप्लेन्ड इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकल के आता है। तो ये एक लिमिटेशन जिसका एक्सप्लेनेशन यहां पर हो गया। दूसरा लिमिटेशन आप लोगों को हम बताए थे कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसा होता है जहां पे 2 एटम के बीच में सिर्फ पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल C2, इफ वी टॉक अबाउट C2, तो C2 वाले केस में आप खुद देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 12। एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन हम लोग को भरना है। अब यहां पे आप देखो 12 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम लोग, इसमें 2 भरे, यहां पे 2 भरे, यहां 2 भरे, यहां 2 भरे, तो कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन भरा जा चुका है। बच गया है 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो यहां पर 1, फिर 1, फिर यहां 2 और यहां 2, यानी कि हम डायरेक्टली यहां पे 2-2 लिख देते हैं। ये फाइनल इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा। इसके आगे जो भी है सब में 0 रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो यहां खत्म हो गया। अब आप देखिए कार्बन C2 वाले केस में आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग यहां से शुरू हुआ है और यहां पर खत्म हो गया। ठीक है, देखिए 1s ऑर्बिटल बॉन्ड बनाया बिकॉज बॉन्डिंग है, और 1s वाला 2 इलेक्ट्रॉन आया, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड को तोड़ दिया, तो ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड टूट गया। अब 2s वाला आया, फिर से सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बना, और सिग्मा स्टार 2s आया, वो उस बॉन्ड को तोड़ दिया। यानी कि इस पॉइंट तक तो अभी तक एक भी बॉन्ड नहीं बना है, बना टूट गया, बना टूट गया। ठीक है, और यहां से यहां तक, इसके बाद तो है ही नहीं, यहां तक बॉन्डिंग है, तो यहां पर बॉन्ड बना है। ठीक है, लेकिन आप गौर से देखिए इस पॉइंट तक नेट बॉन्ड बना था 0, और इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रॉन से ओवर हो गया, खत्म हो गया। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड है? वो पाई बॉन्ड है। तो इन केस ऑफ C2 देयर इज ओनली पाई बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स, देयर इज नो सिग्मा बॉन्ड। इस चीज का एक्सप्लेनेशन भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं था, जो कि आपको दिख रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे फिगर को, ऑर्बिटल डायग्राम को अपने नोटबुक में प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे अच्छे से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में पूरे वर्टिकल पेज में नीचे से ऊपर, और इन दोनों सीरीज को आप लिखेंगे। ऊपर वाला जो सीरीज है इट इज फॉर Z ग्रेटर देन इक्वल टू 14, यानी कि टोटल एटॉमिक नंबर दोनों एटम का मिला के मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 14, और नीचे वाला सीरीज इज फॉर एटॉमिक नंबर लेस देन 14। ठीक है, और नीचे वाले सीरीज में वो थोड़ा चेंजेस क्यों आता है? ड्यू टू 2s2p इंटरमिक्सिंग। एक बार जेईई में एक सवाल पूछा था कि अगर हम लोग 2s2p इंटरमिक्सिंग को फॉलो ना करें तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन पैरामैग्नेटिक या कौन डायमैग्नेटिक होगा। तो अगर ये चीज मेंशन कर दिया कि आप 2s2p इंटरमिक्सिंग को कंसीडर मत कीजिए, तो वैसे केस में Z का वैल्यू 14 से कम या 14 से ज्यादा, सबके लिए आप ये ऊपर वाले सीरीज को ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ऊपर वाला सीरीज एक्चुअल सीरीज है जो कि थ्योरी से निकल के आया है। नीचे वाले सीरीज में एक्सेप्शन की वजह से वो थोड़ा सा ट्रांजिशन हो गया है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल भी एग्जाम में पूछता है, तो आपको रीजन पता होना चाहिए कि इन दोनों में ओरिजिनल सीरीज कौन सा है
और मॉडिफाइड सीरीज कौन सा है।